गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th में विषय अर्थशास्त्र में चैप्टर 4 पूर्ति, जो कि आप लोग को पता ही है, तो हम पढ़ेंगे आज बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण। ये हमारा लास्ट पॉइंट है चैप्टर का कि बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण कैसे होती है। तो सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसकी कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बाजार में क्रय विक्रय होने वाली चीज वस्तु के भाव किस प्रकार निर्धारित होते हैं। मान लीजिए कि बाजार में अगर किसी वस्तु का भाव फिक्स होता है तो किस पर डिपेंड होता है, तो मांग और पूर्ति पर डिपेंड होता है। मांग और पूर्ति के अनुसार ही क्या होता है कि वस्तु का कीमत फिक्स होता है बाजार में। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर व्यापारी जो चाहे वो भाव फिक्स कर दे। अगर व्यापारी मान लो कि किसी वस्तु का भाव बहुत ज़्यादा कर देता है तो वो वस्तु क्या होगी, बाजार में नहीं बिकेगी। क्यों? क्योंकि उसको व्यापारी ने फिक्स किया है। अब व्यापारी अपने अनुसार अगर किसी वस्तु का भाव फिक्स कर रहा है या नक्की कर ले रहा है तो जरूरी नहीं कि ग्राहक उसी प्राइस पर उसी कीमत पर वस्तु को खरीदे, तो वो उतने ज़्यादा प्रमाण में विक्रय नहीं कर पाएगा जितने प्रमाण में वो वस्तु की प्राइस को फिक्स किया होगा। लेकिन इसी जगह पर अगर वो जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक की मांग को ध्यान में रखते हुए ग्राहक क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग को बढ़ाते हैं और मांग के अनुसार क्या होता है, वस्तु की कीमत नक्की होती है। तो मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाजार में वस्तु की कीमत नक्की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल, आप सभी लोगों को पता ही कि एक अर्थशास्त्री हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जो कैंची होती है, कैंची के जो दो फलक होते हैं, पता होगा आप सभी लोगों को कैंची कुछ इस टाइप में होती है, ऐसे कुछ होती है कैंची, ठीक है। तो जो कैंची के दो फलक होते हैं, एक ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, तो कैंची इन दोनों भागों के साथ में क्या करती, काटने का कार्य करती। जैसे कि मान लीजिए ये कैंची के दो भाग हैं और ये नीचे के दो हत्थे हैं, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, कार्य करेंगे। तभी यहाँ पर जो कैंची का एक पॉइंटर होता है, ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या होता है, दोनों को कार्य करने में ये वाला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी तरीके से बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण में भी जो ये वाला पॉइंट होता है, जहाँ पर वस्तु की मांग और कीमत, जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति जो यहाँ पर एक जगह पर जहाँ पर एक दूसरे को मैच करेगी, यही एक बाजार में समतुला वाला पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं बाजार में वस्तु कीमत की निर्धारण को तालिके में, कि वस्तु की कीमत दी गई है रुपए में 10, 20, 30, 40, 50। अब वस्तु की मांग केजी में दी गई है 1000, 800, 600, 400 और 200, और वस्तु की पूर्ति दी गई है 200, 400, 600, 800, 1000। आप इस तालिके को देख करके एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि मांग और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है, व्यस्त। तो आप देखो कीमत 10 है तो 1000 है, कीमत बढ़ी तो मांग क्या हो गई, घट गई, जो हमारा मांग का नियम था उसके अकॉर्डिंग। फिर वस्तु की कीमत अगर 20 से 30 हो गई तो वस्तु की मांग कैसी हो गई, घट गई। फिर वस्तु की कीमत 30 से 40 बढ़ गई तो वस्तु की मांग घट गई। मतलब कि कीमत और मांग के बीच में अपोजिट संबंध होता है, ये हम इस तालिके के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अब इसी तरीके से वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच सीधा संबंध होता है, तो वो भी आप इस तालिके को देख के समझ सकते हैं कि वस्तु की कीमत 10 थी तो पूर्ति 200 थी, वस्तु की कीमत बढ़ के 20 हुई तो वस्तु की पूर्ति 400 kg हो गई। इसी तरीके से वस्तु की कीमत 30, 40, 50 हुई तो वस्तु की पूर्ति 400 से 600, 800 और 1000 हुई। इस तरह से ये क्या हुआ, हम तालिके में देख सकते हैं कि वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध, वस्तु की कीमत और पूर्ति के बीच के संबंध को हम इस तालिके के द्वारा समझ सकते हैं। अब इसी तालिके के अकॉर्डिंग हम ये आलेख देखेंगे, जो आलेख शो करता है कि बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण कहाँ पर होगा। तो आप देखिए ये ओ एक्स अक्ष पर दर्शाया गया है वस्तु की मांग और पूर्ति केजी में, ओ एक्स अक्ष पर, और ओ वाई अक्ष पर दर्शाया गया है वस्तु की कीमत रुपए में। ये कीमत है, वस्तु की कीमत रुपए में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वस्तु की कीमत हम यहाँ ओ वाई अक्ष पर दर्शाते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ये रहा तालिके में दिया है 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद में हम वस्तु की मांग और पूर्ति ओ एक्स अक्ष पर दर्शाएं, 200, 400, 600, 800 और 1000, ठीक है। अब हम जो हमारा ये तालिका है वस्तु की मांग केजी में, जब वस्तु की कीमत 10 है तो 1000 है। आप देखिए ये वस्तु की कीमत 10 है, ये 10 है, तो वस्तु की मांग कितनी, 1000, ये रहा 1000 है, ठीक है। ये देखिए वस्तु की कीमत 10 और वस्तु की मांग 1000। इसी तरीके से फिर वस्तु की कीमत जब 10 से बढ़कर के 20 हुई तो वस्तु की मांग कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। देखो ये कितनी है, 20 पर 800 है, ये रही। पहले कितनी थी, 10 पे 1000 थी, फिर उसके बाद में 20 पे 800 हो गई। उसके बाद में वस्तु कीमत जब 20 से बढ़कर के 30 हुई तब वस्तु की मांग घट करके 600 हो गई। ये रही, आपको यहाँ पे ये पॉइंट देखने को मिल रहा है।
उसके बाद में जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 40 हुई तो वस्तु की मांग घट करके कितनी हो गई, 400 इस पॉइंट पे। उसके बाद में फिर जब वस्तु की कीमत बढ़ के 50 हो गई तो वस्तु की मांग 400 से घट करके 200 हो गई। तो आप देखो इन सभी पॉइंट को जोड़ते हुए एक रेखा तैयार होगी। वो रेखा कौन सी रेखा है, मांग रेखा। जैसा कि आप सभी लोग को पता है मांग रेखा ऊपर से नीचे की तरफ और ऋणात्मक स्वरूप में देखने को मिलती है। इसी तरीके से हम पूर्ति का देखेंगे कि जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तब वस्तु की पूर्ति कितनी थी, 200 रुपये। ये देखिए वस्तु कीमत 10 और पूर्ति 200। फिर वस्तु की कीमत बढ़ के 20 हो गई तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई, 400। ये देखिए ये कीमत 20 और ये वस्तु की पूर्ति 400। फिर वस्तु की कीमत बढ़ के 30 हुई तो वस्तु की पूर्ति ये यहाँ पर 600 देखने को मिल रही है। और ये देखिए यहाँ पे स्पर्श कर रही है मांग रेखा, ये मांग रेखा और ये पूर्ति रेखा इस पॉइंट पर क्या कर रही है, स्पर्श हो रही है। मतलब कि यही एक ऐसा पॉइंट है जो बाजार में समतुला का बिंदु देखने को मिलता है या बाजार में समतुला का पॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद में देखिए जब वस्तु की कीमत बढ़ के 40 हो गई तो पूर्ति कितनी हो गई, ये यहाँ पे है मतलब 800। ये इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो वस्तु की पूर्ति हमें 800 देखने को मिली। फिर उसके बाद में जब वस्तु की कीमत 40 से 50 हो गई तो वस्तु की पूर्ति कितनी हो गई, 1000। यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे 1000, ठीक है, ये यहाँ। तो इस तरीके से इन सभी बिंदुओं को जोड़ती हुई सप्लाई रेखा या पूर्ति रेखा हमें देखने को मिलती है। अब मान लीजिए जो हमारा ये पॉइंट है, ई बिंदु है, ठीक है, ई बिंदु पर वस्तु की मांग कितनी है, 600। अगर यही वस्तु की मांग जो 600 है, अगर वस्तु की कीमत क्या हो रही है, 30 से बढ़ करके 40 हो रही है तो ये क्या हो रहा है, वस्तु की मांग 600 से 400 हो जा रही है। देखिए वस्तु की कीमत 30 से 40 हुई तो वस्तु की मांग क्या हो गई, 600 से पहले 600 थी तो वस्तु की कीमत 30 थी। फिर जब कीमत 40 हुई तो वस्तु की मांग कितनी हुई, 600 से 400। मतलब कि ये हमें ए पॉइंट यहाँ देखने को मिला। तो मांग, ये जो मांग रेखा है, ये मांग रेखा है, ये पूरी ये मांग रेखा और ये पूर्ति रेखा, यहाँ पे डी डी लिखा हुआ है और यहाँ पे एस एस लिखा हुआ है। तो मांग और पूर्ति के बीच का अंतर कितना है, ए सी। जब वस्तु की मांग बढ़ी तो कीमत घटी, तब अंतर ए सी जितना हमारा देखने को मिलेगा। उसके बाद में जब वस्तु की कीमत मान लीजिए कि घट रही है, 30 से 40 हो जा रही है, तब क्या हो रहा है कि वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की जो मांग है 600 से 800 हो जा रही है। तब हमारा मांग और पूर्ति के बीच का अंतर ये बी डी जितना देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए पहले हमने देखा कि मांग कम हुई, 600 से 400 हुई, तो पूर्ति और मांग के बीच का अंतर ए सी जितना था। और उसके बाद में जब कीमत क्या हुई, 30 से घट करके 20 हो गई, तब हमारा क्या हुआ, मांग बढ़ गया, 800 हो गया। तो ये मांग जो रेखा है ये रेखा और ये जो पूर्ति रेखा है ये रेखा, इन दोनों के बीच का अंतर, मांग और पूर्ति के बीच का अंतर बी डी जितना हमें देखने को मिला। इस तरीके से जो पूर्ति रेखा है ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर देखने को घनात्मक स्वरूप में हमें देखने को मिलती है। तो बस विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग बाजार में वस्तु की कीमत निर्धारण की समझ प्रस्तुत की और इसको तालिके के अनुसार आकृति सहित समझे। आप इसे 3 नंबर में या 5 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। धन्यवाद।